हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, हमने जो शुरू किया है घटना चक्र का जियोग्राफी का सीरीज, उसमें हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से देखा है भारत का भूगोल का जो हमारा सामान्य परिचय है। क्या सामान्य परिचय किसका? भारत के भूगोल का। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे हैं लेक्चर 1 में। अब हम चलते हैं अपने अगले वीडियो पे, जो है हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कवर करेंगे भारत के भौतिक विभाजन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप यहाँ से देखोगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा, फैक्ट और लाइन है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और जैसा भी आपका रिव्यू होगा वो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भौतिक विभाजन में पहला क्या है। पहला है भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। तो बस ये हमें यह जानना है कि ये क्या है पूरा चुंबकत्व। हमारे एग्जाम में यहाँ से कुछ भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। ठीक है, नो इम्पोर्टेंस। आगे बढ़िए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो अध्ययन होता है वो पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। एग्जाम के लिए नो इम्पोर्टेंस। आगे बढ़िए। अल्फ्रेड वेगनर, क्या लिखा है? अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसे हटा दीजिए। बस इम्पोर्टेंट क्या है उस पर ध्यान दीजिए। एक सिद्धांत की बात हो रही है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको बस अल्फ्रेड वेगनर पे ध्यान देना है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन ये होता क्या है दोस्तों? जैसे जब आप ज़मीन के नीचे जानोगे कि कई प्लेटें होती हैं, तो फिर आप ये जानोगे कि उन प्लेटों के बीच में आपस में संचरण होता रहता है, या तो आगे पीछे, या तो आगे पीछे हो ना, या फिर साइड बाई साइड, या फिर साइड बाई साइड आपस में संचरण होता रहता है जमीन के नीचे जो कई प्लेटें हैं उनके बीच में। ठीक है, तो उनके द्वारा जब ये प्लेटों में जब संचरण होता है तो उससे जो ऊपर का जो लैंड है, महाद्वीप है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति मिलती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित होता है। तो उसी को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया है। किसने? अल्फ्रेड वेगनर जी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे? ये देखिए पहले, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, पहले हमारा पृथ्वी ऐसे था, इसमें चारों तरफ सागर था, यानी कि एक बहुत बड़ा महासागर था। उसका नाम क्या था? पैंथालासा। पैंथालासा नाम था, जो चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर ये सागर के रूप में फैला हुआ था। और इसके बीच में जितना आज महाद्वीप आप देखोगे वो सारा महाद्वीप एक ही साथ ज्वाइंट थे बीचों बीच में। और उसको क्या नाम दिया जा रहा था? उसको नाम था पेंजिया। तो इस समय जब ऐसे था ये, तो एक समय के बाद ये आपस में टूटना स्टार्ट हुआ और टूट करके कुछ जो है लैंड, टूट करके कुछ लैंड इधर चले गए, कुछ लैंड इधर चले गए, कुछ लैंड इधर चले गए और कुछ लैंड इधर चले गए और कुछ यहीं पे रह गए। तो वो जो पैंजिया था उसका विभाजन हो गया। किसका? पैंजिया का। तो जब विभाजन हुआ तो जो इधर गया सबसे पहले वो था दोस्तों यूरेशिया।
और जो इधर गया टूट करके वो प्रेजेंट टाइम में जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो ऊपर का कनाडा है, ओके, वो था। उसके बाद जब आप नीचे, ये नीचे वाला था, ये बना क्या, दक्षिण अमेरिका, जिसमें आज के टाइम में ब्राज़ील और पेरू ये सब देश हैं। उसके बाद जो यहाँ पे रह गया वो दोस्तों अफ्रीका था, और जो इधर से इधर गया वो था दोस्तों उसमें अपना प्यारा भारत और ऑस्ट्रेलिया उसमें था। तो इसका जब विभाजन हुआ बड़े से महाद्वीप का जिसका नाम था पेंजिया, तो उसमें से आज के प्रेजेंट टाइम के जो 7 महाद्वीप है वो निकल करके पिक्चर में आए। तो आपको पता चल गया होगा कि आज के टाइम में जो 7 महाद्वीप है वो एक बहुत ही बड़े पेंजिया नामक महाद्वीप से टूट करके बने हैं 7 महाद्वीप। भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो उसमें जो दोस्तों पहले ये देख लीजिए कि जो पहले विशाल जो बीच में था उसमें जो उसका सबसे पहले जो टूटा वो उसमें बीचों बीच से टूटा, वो जो बड़ा सा महाद्वीप था सबसे पहले वो बीच में से टूटा। तो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा था वो उसका अलग नाम है और जो नीचे का हिस्सा था उसका अलग नाम है। तो ऊपर का जो हिस्सा है लॉरेशिया, लॉरेशिया, और नीचे वाले का नाम है गोंडवाना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए गोंडवाना लैंड। तो जब ये 2 पार्ट में टूट गया फिर वहाँ से अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जो ये नीचे का हिस्सा था गोंडवाना लैंड उसमें कौन कौन सा प्रेजेंट टाइम का देश है वो देख लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, भारतीय स्थल पिंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में अगर पूछे तो भारतीय स्थल पिंड किसका वो है भाग, वो है गोंडवाना लैंड का। आगे बढ़िए। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत था अपना देश, ऑस्ट्रेलिया भी था, हमने बताया ना यहाँ पे ऐसे जो टूट के जो इधर से जो अलग हुआ था, इसमें अपना भारत भी बना, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बना, अफ्रीका जो यहाँ का हिस्सा था अफ्रीका बन गया। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, यहाँ का जो हिस्सा था दक्षिण अमेरिका बन गया, और अंटार्कटिका बन गया जो लास्ट का बचा हुआ था। तो ये सब बने किससे, ये बने दोस्तों किस भाग से, गोंडवाना लैंड भाग से। ठीक है, कौन कौन सा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें से गोंडवाना भूभाग का क्षेत्र नहीं है। आपको दे देगा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत और उत्तरी अमेरिका। तो ध्यान देना है उत्तरी अमेरिका नहीं है, दक्षिणी अमेरिका है गोंडवाना भूभाग का। ओके, चलिए इम्पोर्टेंट था, पता होना चाहिए। आगे देखिए, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। कब हुआ ये, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में, बट ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कब हुआ था ये। ओके, क्या बता रहा है, संवहनी धाराओं द्वारा और गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। तो ये बात वही हो रही है कि जो ज़मीन जो वहाँ पे जो लैंड था उसके नीचे जो अंदर जो प्लेटों के बीच में जो संवहनी धाराएं वहाँ पे हो रही थी उसके द्वारा वहाँ का जो लैंड था वो हो गया विभाजित और 2 टुकड़ों में बट गया, जो कि एक था लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगा। किधर, उत्तर दिशा की ओर। आपके एग्जाम में ये भी आता है कि ये जो भारतीय प्लेट है गोंडवाना भूमि से अलग होकर के किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो ध्यान देना है ये उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगता है भारतीय प्लेट। ओके, चलिए उसके बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट से टकराई। बताया ना मैंने वही, जब ये ऐसे ऐसे भारत आगे बढ़ता गया तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट था, विशाल प्लेट जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, तो उससे ये टकराता है। ठीक है, इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों कौन कौन से, भारतीय और यूरेशियन के बीच टेथिस सागर, कौन सा, टेथिस सागर था बीच में। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है और ये सागर के ऊपर ये मतलब बहता हुआ चल रहा है भारत, और इस बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, यही कहाँ गया, टेथिस सागर। इन दोनों के बीच में टेथिस सागर था। ओके, आगे देखिए के अवसादी चट्टान वलित होकर के हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, यहाँ पे वही बताया मैं
यूरेशियन प्लेट था, भारत जा कर के यहाँ पे टकराया और यहाँ के जो अवसादी चट्टान थे ये ऊपर उठ करके हिमालय का निर्माण करते हैं और प्रेजेंट टाइम का जो भारत है उसकी संरचना पूरी तरह से बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय बन जाता है। और इससे आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है और इसमें क्या है, ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियाँ हैं, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। यानी कि अगर कोई भी युवा स्थलाकृति होगी तो उसमें क्या क्या गुण होंगे, वो होंगे ऊंचे शिखर होंगे, गहरी घाटियाँ होंगी और तेज बहने वाली नदियाँ होंगी वहाँ पे। इसमें ये युवा स्थलाकृति क्यों कह रहा है हिमालय को, ये जानिए। जो पहले जो था पेंजिया, जो पहले से था वहाँ पे, जो पहले से रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पुराना, मतलब वो युवा नहीं है। ओके, बट जब ये टकराया जा कर के यूरेशिया से, हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो इस वाले लैंड के अपेक्षा में, इस वाले लैंड के अपेक्षा में ये तो अभी नया है ना, ये तो पहले से था यूरेशिया प्लेट, भारतीय प्लेट भी पहले से था, बट उसके बाद ये आया है क्या, हिमालय। तो इस सब के कंपेयर में आप देखोगे तो ये युवा है क्या, हिमालय। यानी कि ये पहले से यहाँ पे स्थित थे, कौन, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, बट उस पर जो ये हिमालय बना है ये सबसे बाद में बना है, तो जो सबसे बाद में आता है वो युवा होता है। तो इसलिए बोलते हैं हिमालय को, ये क्या है, युवा स्थलाकृति है ये। इसलिए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जो स्थलाकृति युवा होती है उसमें ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं और तेज़ बहने वाली नदियाँ होती हैं, किसमें, युवा स्थलाकृति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे पानी स्वतः ही ऊपर आता रहता है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सतह पे अपने आप आता रहता है। तो वैसे जगह को क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, जहाँ से हल्के से छिद्र के माध्यम से धीरे धीरे पानी बाहर आता रहता है, तो उसको बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। ये कहाँ पे मिलता है, हिमालय के तराई क्षेत्र में। हिमालय का तराई क्षेत्र मतलब ये हिमालय ऐसे ऊंचा है, तो जो इसका ये बराबर वाला एरिया है, यहाँ पे ऐसे कुएं मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस हमें इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या ध्यान देना है वो देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर, ये ध्यान देना है। भारत कौन से स्थलपिंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश हैं, ये ध्यान देना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ओके, आगे बढ़ना है। फिर ध्यान देना है कि ये गोंडवाना भूमि जो है, इसमें जो भारतीय प्लेट है ये किस दिशा की ओर आगे बढ़ी, विस्थापित हुई, तो वो उत्तर दिशा की ओर, ये ध्यान देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो आप देखोगे, ये हिमालय कैसी है, ये युवा स्थलाकृति है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं, बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे देखिए, टेथिस सागर, क्या लिखा है, टेथिस सागर। ये उसी सागर की बात हो रही है जो हम बता रहे हैं कि टेथिस, पैंथालासा और ये पेंजिया। तो जब ये पैंथालासा था और ये भारत जब ऐसे आगे बढ़ रहा था, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में ही था टेथिस सागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वत एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ये क्या कह रहा है, बस ये कह रहा है ये कि जब यूरेशियन प्लेट से, यहाँ पे देखिए, जब यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट आकर के टकराई, तो वहाँ पे, यहाँ पे कैसा नक्शा बना उसकी बात हो रही है। यहाँ पे नक्शा कुछ ऐसा बना कि भारतीय प्लेट यहाँ पे ऐसे आ रही है और यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट। तो ये जो भारी प्लेट है, जो ये अपना भारतीय प्लेट, ये थोड़ी सी भारी है, तो ये नीचे दब जाती है और ये यूरेशियन प्लेट थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे निर्माण होता है हिमालय का। ठीक है, उसके बाद हिमालय ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे हिमालय बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके उत्तरी किनारे नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। तो ये जो अंदर जो धंसा, तो इसके कारण यहाँ पे क्या बना, द्रोणी बनता है, बेसिन बनता है। तो ये एरिया क्या बनेगा, बेसिन क्षेत्र बोला जाएगा इसी को। ठीक है, समय के साथ साथ बेसिन उत्तर के पर्वत एवं
प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब यहाँ से दोस्तों आप देखोगे हिमालय से कई नदियाँ चलती हैं, तो जो नदियाँ आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं, और अवसाद ला करके इस एरिया में भरती जाती हैं और धीरे धीरे ये एरिया अवसादी निक्षेप यानी कि जो नदियों के साथ आता है उसके अवसादी निक्षेपों से ये धीरे धीरे एरिया भर जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये समतल जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक समतल भूभाग बन जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ बस हमें समझने वाली बात है, यहाँ से एग्ज़ाम में कुछ भी आता नहीं है, बस ये हमें जानना था कि ये जो आप भारत का नक्शा देखोगे यहाँ पे, भारत का नक्शा देखोगे यहाँ पे, तो जो ये एरिया है भारत में, ये एरिया ये पूरा ये निक्षेप से ही बना हुआ है। यही बात हो रही है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे हिमालय जो बना है, यहाँ पे हिमालय से जो नदियाँ निकली और प्रायद्वीप से कुछ नदियाँ निकली, तो इन नदियों के जो निक्षेप थे उस निक्षेप से ये समतल मैदान धीरे धीरे भरते भरते एक अच्छे से मैदान के रूप में उभर कर के आए, जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या बोल रहे हैं, उत्तरी मैदान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। क्या कह रहा है कि ये जो भारत का ये जो एरिया है, जिससे हम लोग इतनी दूर के एरिया को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, यहाँ पे पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी कि यही तो क्या, यहाँ जब पैंथालासा में जब ये धीरे धीरे फ्लोट होते होते आगे बढ़ रहा था, तो यही तो मेन भाग था पृथ्वी का, हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम भाग तो यही था। ये जब जा कर के यूरेशियन प्लेट से टकराया है, तब तो यहाँ पे हिमालय बना है, हिमालय से नदियाँ निकली हैं और उन नदियों से उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। तो ये एरिया तो नया है, बट सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, सबसे प्राचीनतम भाग जो है हमारा भारत का ये वाला पोर्शन है, इतना दूर का। ठीक है, तो वही बता रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। स्थिर भाग क्यों है, क्योंकि ये एक स्थल खंड के रूप में आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पे जब लड़ा है, हिमालय बना है, तो हिमालय जब बना है और ये प्लेट हल्का हल्का धीरे धीरे अभी अंदर जा रहा है, यूरेशियन प्लेट के धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हलचल होता रहता है, यहाँ पे अक्सर भूकंप वगैरह आता रहता है। बट ये जो एरिया है, ये इतना दूर का जो एरिया है, ये एकदम स्थिर है। यहाँ पे ना कोई ज्वालामुखी आता है, ना कोई मतलब हलचल होता है ज़्यादा, इसलिए ये स्थिर है। ठीक है, चलिए तो ये जान लीजिए। उसके बाद आगे देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। क्या चीज़, प्रायद्वीपीय पठार किससे किससे बना है, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी यानी कि आउटलेयर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो मेघालय का पठार है, यहाँ पे आप देखोगे प्रायद्वीपीय पठार है, फिर यहाँ पे जब आओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे अपना असम है, ऐसे असम है, असम के नीचे यहाँ पे मेघालय है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो मेघालय का जो पठार है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही ये आउटलेयर मतलब बाहरी हिस्सा है। कौन सा, ये मेघालय का पठार है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये इसका ही एक्सटेंशन है। कौन सा, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ही है। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार का ही है ये मेघालय पठार। सिंपल सी बात यही है कि इम्पॉर्टेंट है, ये उसी का हिस्सा है मेघालय का पठार। किसका, प्रायद्वीपीय भाग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। बस क्या बता रहा है कि अभी जो ये बात हो रही है कि ये मेघालय का जो पठार है, ये जो समतल भाग है, ये प्रायद्वीपीय का ही अगला भाग है, बट ये अलग हो गया है एक गैप के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। कौन सा गैप, मालदा गैप। मालदा गैप के द्वारा मेघालय पठार और प्रायद्वीपीय पठार अलग हो गया है। यहाँ पे बस वही बता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मेघालय पठार जो है वो इसका ही ये इधर जो इस साइड की ओर एक्सटेंशन है, वही है मेघालय पठार। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। अब इसकी बात कर रहा है, ये पश्चिमी तट की बात कर रहा है। भारत का ये जो पश्चिमी तट है इसकी बात हो रही है। क्या कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। यानी कि जब ये भारतीय प्लेट ऐसे जाते हुए यूरेशियन प्लेट के अंदर जब हल्की सी बेंड होती है, तो जब ये एरिया बेंड होगा तो ये एरिया नो डाउट हल्का सा उठ जाएगा। ये वाला एरिया आप देखते होगे, अगर कोई भी एक ऐसा चीज़ होता है, अगर वो एक चीज़ आप दबाओगे, इस वाले एरिया को अगर दबाओगे आप, तो ये वाला एरिया अपने आप हल्का सा ऊपर उठ जाता है। तो बस यहाँ पे भी वही सीन हुआ है कि जब ये वाला एरिया भारत का ये हिस्सा जब यूरेशियन प्लेट के नीचे हल्का सा गया है, हल्का सा ही, तो इस एरिया में थोड़ा सा उभार आ गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। इसीलिए ये जो पश्चिमी तट है, ये जो उत्थान और निर्गमन के कारण बना है। पश्चिमी तट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है ये चीज़। यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि ये प्रायद्वीपीय जो भाग है वो अपने भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है, और उसके बाद यही वजह है कि जब ये प्राचीनतम भाग है, यानी कि ये वाला, इसी वजह से ये स्थिर है। ठीक है, हिमालय की तुलना में, या फिर आप ये कह सकते हो कि उत्तरी मैदान की तुलना में ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये स्थिर है। और ये यहाँ पे हमेशा जब ये हल्का हल्का प्लेट अंदर जाता है तो यहाँ पे हिमालय में थोड़ा सा हलचल होता है, यहाँ पे भूकंप तरंगें वगैरह आती रहती हैं, यहाँ पे हलचल होता रहता है, भूकंप आता रहता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा उत्तरी भारत अस्थिर है कंपेयर टू हमारे ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के। ओके, चलिए उसके बाद क्या देखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। कौन सी? भारत की भूमि। इसीलिए भारत को चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किसको? भारत को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भौतिक विभिन्नताएं हैं, इसलिए हम इसको चार प्राकृतिक प्रदेशों में बांट दिए हैं। कौन कौन सा देखते हैं। पहला हमने क्या बांटा है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये पहला। दूसरा विशाल मैदान, उसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और लास्ट में चौथा क्या बांटा है हमने? तट एवं द्वीप। तो अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 3, 4, 5, 6, तो ध्यान देना है कितने? 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता रहता है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो कितने? 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं अब ये 4 कौन कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों ये फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, बट आप फिर भी ये देख लीजिए। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये इतना दूर का एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक प्रदेश में पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या लिखा है? विशाल मैदान। विशाल मैदान में दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, ये है विशाल मैदान। उसके बाद अगला है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पूरा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार में। उसके बाद चौथे पे क्या है? चौथे पे है तट एवं द्वीप। तट में ये तट गुजरात तक, यहाँ पे पूरा ये सब तट, और ये जो द्वीप यहाँ पे है लक्षद्वीप यहाँ पे है। तो ये हैं 4 हमारे भारत के क्या? प्राकृतिक प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, किसमें? शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये भी हमारे एग्जाम में बार बार आता है कि भारत को कितने उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उपभौतिक, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? उपभौतिक। ये 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 6 प्रकार के हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा नहीं है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है ये। तो यहाँ पे दोस्तों 6 जो उपभौतिक हैं वो कौन कौन सा है वो देख लीजिए। पहले तो आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए कि कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत में, तो वो है 4। ये पूछ दे कि भारत में कितने उपभौतिक प्रदेश हैं, तो वो है 6। ठीक है, अब 6 में कौन कौन सा है? यहाँ पे है उत्तरी एवं उत्तरी पर्वतमाला।
ठीक है। उसके बाद है उत्तरी भारत का मैदान। ओके, उत्तरी भारत का मैदान। यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय मरुस्थल। क्या है, भारतीय मरुस्थल। उसके बाद ये है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तटीय मैदान। उसके बाद ये है छठवां द्वीप समूह। ठीक है, तो जो ये 4 थे हमारे प्राकृतिक प्रदेश, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया है। तो जो 2 उसमें ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक है भारतीय मरुस्थल। ठीक है, हमने मरुस्थल को ऐड किया है, और जो अभी हम एक ही में ही देख रहे थे तट और द्वीप, उसको हम लोग अलग अलग कर दिए हैं। तो तट अलग हो गया है यहाँ पे और द्वीप अलग हो गया है। इसीलिए जो भारत का उपभौतिक प्राकृतिक विभाजन है वो है 6। ठीक है, 6 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ पे देख लिए हो प्राकृतिक प्रदेश कितना है, 4 है। इसमें चौथा इसको बना दिया गया है 5वां, और एक और जोड़ दिया गया है वो मरुस्थल। तो हो गया है 6 उपभौतिक ये प्रदेश भारत का। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट था। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भंसन से हुआ है। दोस्तों ये जो चट्टानें हैं, भारत में जो चट्टानें हैं उनका ये बता रहा है, निर्माण का क्रम बता रहा है कि वो कैसे कैसे हुए हैं। ठीक है, इसमें बता रहा है कि सबसे पहले भारत में कौन सी चट्टानें थीं, वो थी आर्कियन क्रम की। ओके, कौन से, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहली थीं। तो जब इसमें रूपांतरण हुआ और भ्रंशन हुआ तो फिर कौन सी चट्टानें बनी, आर्कियन के बाद से बनी धारवाड़ की। यानी कि ये था पहला, फिर ये बना दूसरा। ठीक है, उसके बाद ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, जो कि किससे बनी है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में रूपांतरण और भ्रंशन के बाद। ठीक है, तो ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया। इसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं ये क्या लिखा है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण। किसका, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी कि पहले ये बन गया, आपने देखा, फिर बना धारवाड़ क्रम, फिर उसके बाद बना कुडप्पा का क्रम जो चट्टान है। ओके, इसके बाद बना है, फिर इसमें देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी कि कुडप्पा क्रम की चट्टान है, उसके बाद बना है कौन, विंध्यन क्रम की चट्टान। ओके, इसके बाद देखिए इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। किसमें, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, आगे देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये क्रम है चट्टानों के निर्माण का वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कौन सा चट्टान बना है, आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर बनी है धारवाड़ क्रम की बनी है, फिर बना है कुडप्पा क्रम की चट्टानें तीसरे नंबर पे। उसके बाद बनी है विंध्यन क्रम की चट्टानें चौथे नंबर पे। उसके बाद इससे बनी है बहुत बाद में जाकर के गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो यहाँ से आपको पढ़ने के बाद मेन चीज़ पहले ये ध्यान देना है कि इसका सीरीज भी आपको लाइन से पूछ सकता है। आपको दे देगा कि जो जितने भी हमारे भारत में जो चट्टानें हैं उनका क्रम क्या है, आपको पहले ये दे देगा, फिर ये दे देगा, इधर उधर दे देगा। ठीक है, आपको सीधे याद ध्यान देना है कि पहले आर्कियन बना, फिर धारवाड़ बना, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, और सबसे लास्ट में बना है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और इसमें दोस्तों हमें धारवाड़ क्रम में क्या क्या मिला है ये ध्यान नहीं देना है। उसके बाद विंध्यन में क्या क्या मिला है ये भी ध्यान नहीं देना है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो कोयला मिलता है वो हमें मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। ठीक है, और किस प्रकार का, बिटुमन्स प्रकार का। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें यही ध्यान देना है, चट्टानों का क्रम लाइन से। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। उसके बाद देखना है हमें कि गोंडवाना क्रम सबसे लास्ट का है, ये ध्यान देना है।
उसके बाद जो कोयला मिलता है वो किस में मिलता है, वो गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है हमें, ठीक है, जो कि बिटुमिन्स कोयला होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न इससे संबंधित क्या क्या है हमारे एग्जाम में, ठीक है। पहला क्या है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। मतलब वही चीज़ सिंपली भाषा में यही पूछ रहा है ये कि जब हमारा ये पेंजिया टूटा था तो उसमें जो भारत का जो हिस्सा था, भारतीय भूभाग, वो किस दिशा की ओर बढ़ा था, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो हमने बताया था ना ये उत्तर की ओर बढ़ा है, तो हमारा उत्तर क्या है सही, ए, ठीक है। कहाँ पे, उत्तर को। आगे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 95 में आया है, 98 में आया है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आने वाले नहीं हैं, बट फिर भी हम इसको देख ले रहे हैं। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है अच्छे से, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड से जुड़े हुए थे। मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल जो है वो उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, ठीक है। तो यही बता रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे, जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो हम लोग तभी से पढ़ रहे हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसमें और भी अन्य देश हैं, ये सारे देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर से पूछा है क्या, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ठीक है। अभी हमने जस्ट अभी यहीं पे पढ़ा है, देखिए उसी का फिगर है यहाँ पे ये। तो कितना पढ़ा है हमने, 4 तरह का पढ़ा है। कौन कौन सा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। ये दोस्तों प्राकृतिक प्रदेश पूछा है, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 4 प्राकृतिक प्रदेश, ये और ये, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि 6 उपभौतिक विभाजन हुआ है हमारे भारत का, जिसमें हम 4 तो वही हैं, एक हम जोड़ दिए हैं मरुस्थल, और एक हमने जोड़ दिया है क्या, यहाँ पे जो तट और द्वीप एक ही में है, हमने इसको अलग अलग कर दिया है। तो एक ये जुड़ गया और ये अलग अलग हो गए, तो टोटल हो गए कितने, 6 क्या, उपभौतिक प्रदेश भारत के, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों ये यहाँ पे उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के बारे में पूछा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है उत्तराखंड में, तो हमने पढ़ा है कहाँ, तराई क्षेत्र में। हमने ऐसे पढ़ा ना ऐसे कि यहाँ पे ये तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पे मिलेंगे क्या, पाताल तोड़ कुएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है, किसमें, इसमें कहा गया, जल स्रोत में स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे के लिए यानी कि पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया है पहले यहाँ पे, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। हमने ऐसे पढ़ा था ना, उसी का भाग है यहाँ पे पठार, ये मेघालय का। आगे देखते हैं, तो फिर ये सही हुआ ना। उसके बाद आगे देखिए दूसरा क्या है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ओके। यानी कि ये वही बात हो रही है कि जो ऐसा हिमालय है, तो ये जो एरिया है समभिन्नति, यहाँ पे कश्मीर घाटी की रचना हुई है, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। जो हम पढ़े हैं ना, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट आकर के यहाँ पे डाउन हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, अग्रगर्त है, तो यहीं पे गंगा मैदान का रचना हुआ है, तो ये भी सही है। आगे देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। हमने क्या क्या पढ़ा है, भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, चीनी प्लेट की कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो कौन कौन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। तो 1 2 3 किस में है, वो है ए में,
ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। और ऐसे प्रश्न में आप जब लगाते हो एलिमिनेशन की टेक्निक, तो वहाँ पे कैसे लगता है, जब आप पहुँचोगे इस सब पढ़ने के बाद, जब आप जान जाओगे कि चौथा सही नहीं है, तो आप चौथा देखिए कहाँ कहाँ पे है। पहले जिस जिस ऑप्शन में 4 नंबर है, आप पहले उसको हटा दीजिए। आप कहाँ पहुँच गए, 2 ऑप्शन पे बस, ए या तो सी। ओके, अब ए और सी में भी 1 2 3, यानी कि 1 और 3 तो है ही। ठीक है, अब बस 2 की हमें चेक करनी है कि 2 सत्य है कि नहीं सत्य है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिव्यक्ति में हुई है, तो ये भी अगर सत्य है तो आप पहुंच जाओगे अपने ऑप्शन पे। मतलब ऐसे आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जो नहीं है उसको तुरंत काट दो, और वो जहाँ जहाँ दिया है वो ऑप्शन भी काट दो, और फिर जो 2 ऑप्शन बचेगा, फिर उसमें 1 और 3 इसमें भी है, तो 1 और 3 तो लग रहा है सही होगा ही होगा। बस 2 में ही डाउट है, तो 2 पढ़ो, अगर सही है तो ठीक है, अगर 2 भी गलत है तो आप सीधे पहुंच जाओगे 1 और 3 पे। बट यहाँ पे क्या है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये उसी को फिर से एक्सप्लेन किया है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्साई है। यह एक समतल भूमि है जो घर्षण के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभूमि में हुई है, अतः दूसरा भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी कि फोर डिप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंरचना की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में यह क्या बना, विशाल मैदान बना। इसलिए तीसरा भी सही है। हमने चौथा देखा है कि यहाँ पे बात है सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की। चीनी प्लेट का विवरण इसमें कहीं भी हमने नहीं पढ़ा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या पूछा है, यहाँ से प्रश्न आया है इस टॉपिक से। किसमें पूछा है, ये पूछा है दोस्तों यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न में ये देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, पहले ये देखिए। एग्जाम में आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि पूछा क्या है, सत्य या असत्य। एग्जाम में आप कभी भी मतलब जल्दीबाजी में आकर के इसको मिस मत करिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य है। यानी कि इसमें से जो 4 लाइनें हैं, 3 लाइनें सही हैं, एक ही ऐसा लाइन है जो असत्य है, गलत है। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो पढ़ते हैं क्या क्या है। ए में क्या है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। कौन सा क्षेत्र, प्रायद्वीप क्षेत्र, हमने पढ़ा ही है। प्रायद्वीप क्षेत्र सबसे पुराना है। यहाँ के उत्तर का भाग हिमालय से बना है, तो इसलिए ये नया है और ये पुराना है। प्राचीन भाग है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखिए, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे नवीन, हमने पढ़ा ही है कि हिमालय जो है एक नवीन पर्वत है, नवीन स्थलाकृति है, तो ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। यहाँ पे ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है, हमने वहाँ पे देखा था कि जब ये एरिया इस प्लेट के नीचे गया, तो ये जब दबा तो यहाँ पे उभार आया, और जब यहाँ पे उभार आया तो उत्थान तथा निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा ये मतलब इसका निर्माण हुआ। किसका, ये पश्चिमी समुद्र तट का। तो इसमें नदियों के जमाव का कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी बात है। ये किससे बना है, हमारा पश्चिमी समुद्री तट, ये बना है उत्थान और निर्गमन के कारण बना है। ठीक है, उसके बाद भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये तो हमने पढ़ाई है कि बिटुमस कोयला वहाँ पे पाया जाता है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर हमारा क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ पे वही दे रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, तो असत्य है कौन सा, सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पहले बहुत आता था। इसका एक चार्ट है, बहुत ही, अगर आप मतलब जानना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसमें उलझोगे तो ये बहुत लंबा चार्ट है। और एक तरह से मतलब ऐसा ये चार्ट है कि आप इसको अगर अच्छे से देखोगे तो जितना इसका आप इसमें इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट नहीं आने वाला है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया भी कब है, ये आया है 1997 में आया है। उसके बाद इस टॉपिक से प्रश्न
शायद ही, रेयर ही, एक या दो शायद ही वो भी आया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक को, मतलब इस वाले टॉपिक को हम छोड़ दें, उसी में हमारी भलाई है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट रेशियो क्या है और आउटपुट रेशियो क्या है, किसी भी टॉपिक्स में ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों इस टाइप के प्रश्न अब हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर आता है, आने का चांस इसका सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो ऐसे आप टॉपिक को छोड़ सकते हो, बट आपको बस मोटे मोटा पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ये देखिए क्या पूछ रहा है कि दक्कन ट्रैप किस टाइप में बना है, पश्चिमी घाट किस टाइप में बना है, अरावली पर्वत किस टाइप में बना है, नर्मदा ताप्ती का जो जलोढ़ निक्षेप है ये कब बना है। ठीक है, ये अब हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, और इस टॉपिक पे आप जितना अपना इनपुट दोगे उसके कंपेयर में आउटपुट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट बहुत ज़्यादा लगेगा, आउटपुट आने ही वाला नहीं है वहाँ से, बहुत ही रेयर 5% आने वाला है। तो क्यों ना हम अपना ज़्यादा इनपुट ऐसे जगह दें जहाँ से आउटपुट ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी तैयारी में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, बट उसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। कहाँ पे आप इनपुट अपना ज़्यादा दोगे, कहाँ पे अपना इनपुट थोड़ा दोगे, और कौन सा ऐसा टॉपिक होगा, एरिया होगा जहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो। तो उसी के तहत हम ये चीज़ देखेंगे कि इस टॉपिक को हम आराम से स्किप कर सकते हैं। ओके, बट ये एक तरह से टाइमलाइन है, तो हम उसको बस बेसिक स्तर पे देख लेते हैं कि ये क्या है, किस टाइमलाइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम पीरियड में ये देखना है कि सबसे पहले क्या आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है। तो सबसे पहले आता है इयॉन। क्या आता है? इयॉन आता है। उसके बाद आता है एरा, एरा आता है। उसके बाद आता है पीरियड। ठीक है, लास्ट में आता है इपॉच। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो वो है इयॉन, सबसे नया कौन है, वो है इपॉच। ठीक है, अब इसके भी सब क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा उतना आउटपुट नहीं आएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और वहाँ से क्वेश्चन आना है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। जब हम एक अच्छे से सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का कोई एक कोर्स देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो उसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पूर्वावलोकन को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यहाँ पे दिया है, देखिए देखिए, दक्कन ट्रैप ये कब हुआ है उत्पत्ति इसका? क्रेटेशियस काल में हुआ है। पश्चिमी घाट का कहाँ पे हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। अरावली पर्वत का कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का हुआ है अत्यंत नूतन काल में। तो ये हमारे पूर्वावलोकन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए और एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में ऐसे पूछ दे कि पश्चिमी घाट का उत्पत्ति कब हुआ है, वहाँ पे दे दे ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दे दे, तो ध्यान देना है इसमें से सेनोजोइक। इसमें जो दिया है हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, डिटेल में हम देखेंगे फिर से, हम जब कोई ज्योग्राफी का एक प्रॉपर लेक्चर देखेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे तो हम कवर कर रहे हैं कौन सा? ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, केरल का कुट्टू क्या लिखा है? कुट्टानाड, यानी कि या क्या लिखा है? कुट्टानाडु, ये प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए आपको बताना है। कहाँ पे ये? केरल में है। क्या नाम है? कुट्टानाड या कुट्टानाडु। ठीक है, प्रसिद्ध है किसके लिए आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मीठे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या फिर यहाँ पे देखिए, ऐसे कर लीजिए, हाँ यहाँ पे मीठे पानी की झील है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या फिर ये एक प्रवाल द्वीप है, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए है प्रसिद्ध। कौन सा? भारत का कुट्टानाड क्षेत्र। तो ये दोस्तों फेमस है। देखिए उत्तर बी, यानी कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है ये यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम, मतलब हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है इसमें से भी। ये देखिए, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? समुद्र तल से भी नीचे है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि केरल का धान का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो वो कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु।
आगे देखिए, कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। ओके। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि GIAHS घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको बस यही जानना है कि ये जो कुट्टानाड एरिया ये कहाँ पे है, केरल में है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जहाँ पे क्या होता है, ये समुद्र तल से भी नीचे खेती होती है। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र को और क्या नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। कहाँ का? केरल का। तो इम्पोर्टेंट है कुट्टानाडु। फिर से एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, अपने भारत में पूछ रहा है कि कौन सा जो एरिया है वो मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। यानी कि 4 क्षेत्र की बात कर रहा है। कौन कौन सा? यहाँ पे आप देखोगे भारत है तो यहाँ पे ये सिंधु का क्षेत्र, गंगा क्षेत्र यानी कि ये क्षेत्र की बात कर रहा है, असम क्षेत्र यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, मध्य भारत क्षेत्र यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, A, B, C और ये D। तो कौन सा है मरुस्थल? तो ये है A, क्योंकि यहीं पे है थार का मरुस्थल। ठीक है, सिंधु नदी जो है भारत में यहाँ से तिब्बत से निकलती है, कश्मीर होते हुए आकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है अपना मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, तो वहीं पे है ये। ठीक है, इसलिए कौन सा है? सिंधु क्षेत्र। आगे देखिए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग ये इतना वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? कहाँ का बात कर रहा है ये? BPSC का प्रश्न है, तो ये बिहार के जो भी ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये कि कौन सा जिला जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना में नहीं है? ये सामने आपके ऑप्शन है, इसमें से क्या सही है? B, रोहतास जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना में नहीं है। इसका देखते हैं डिटेल में क्या कह रहा है ये। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जो ज़िले हैं वो दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इसमें मुंगेर आएगा, नवादा, जमुई जिला आएगा। ठीक है, ये 3 जिला जो है बिहार के जो दक्षिण पूर्व बिहार में है वो आते हैं किसमें? वो आते हैं धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो बिहार के हैं या फिर जो बिहार के पेपर देंगे वो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कह रहा है, वहीं जो है रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। ठीक है, अगर ये बिहार मान लीजिए ऐसे है तो ये जो धारवाड़ है वो दक्षिण पूर्व, यानी कि आप यह पूर्व मानो, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर क्या लिखा है यहाँ पे? पूर्व और दक्षिण, यानी यहाँ का जो एरिया है वो है धारवाड़। ये क्या लिखा है? रोहतास का दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम, ये जो है यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार का है? ये विंध्यन प्रकार का है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, विंध्यन प्रकार का है, जो ये वाला एरिया है यहाँ का। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक सी चीज़ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है, वही बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नवीनतम कौन सी है? अभी हमने देखा कि पहले कौन था, फिर बाद में कौन था, चट्टानों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? आर्कियन चट्टान के बारे में, सबसे पहले ये था। उसके बाद आया था कौन? धारवाड़ आया था। ठीक है, धारवाड़ के बाद फिर हमने क्या देखा था? कुडप्पा के बारे में। पहले आर्कियन आया, फिर धारवाड़ आया, फिर कुडप्पा आया, कुडप्पा से क्या आया? विंध्यन आया। उसके बाद आता है लास्ट में गोंडवाना। तो ये क्या पूछ रहा है? सबसे नवीनतम, तो सबसे प्राचीन तो ये हो गया आर्कियन, सबसे नवीन क्या हो गया? गोंडवाना। तो D ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हाँ वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे जो हम पढ़े हैं कि धारवाड़ जो है वो आर्कियन से बना है, जिसमें ये चीज़ पाई जाती है। और वो इससे बनता है क्या? कुडप्पा बनता है, कुडप्पा से विंध्यन बनता है, और फिर विंध्यन से फाइनली लास्ट में जा कर के काफ़ी समय बाद गोंडवाना बनता है। ठीक है, जहाँ पे कोयला पाया जाता है, किस टाइप का? यहाँ पे लिखा है, ये देखिए,
बिटुमस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अभी तक हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से देख लिया किसके बारे में, भारत के जो भौतिक विभाजन है उसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, प्राकृतिक प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो कि है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए पहले मैं देख लूँ कि ये वीडियो लंबा ज़्यादा हो गया लग रहा है, तो क्यों ना इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर दें, अगले वीडियो में फिर यहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता है जो हम अपलोड भी नहीं कर पाते हैं टाइम से, क्योंकि हम मोबाइल के डाटा से अपलोड करते हैं। अभी उतने ग्रोथ तो है नहीं अभी हमारा, तो बेसिक से हम अभी स्टार्ट किए हैं। चले हम पहुँचे यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लाएंगे जहाँ से हम शुरू करेंगे ये टॉपिक। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लीजिए फिगर के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या एरिया है, इस एरिया के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो हम अगला वीडियो लाएंगे इसके लिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम जैसे ही अपलोड करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपका रिव्यू हो जैसा भी हो वो कमेंट करिए, हम देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना जो टाइम टेबल आप बनाए हो जैसा भी उसको फॉलो करते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में मन से लगे रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।